चलिए, ओके सिबगत अनस कर लो बात, मैं 2 मिनट रुक जाता, कंप्लीट कर लो। हो गया, करूँ शुरू? नहीं बोल रहा वो, हाँ मैंने बोल रहा नहीं, ठीक है, जब वो हाँ बोलेगा तब शुरू करेंगे। कर बोल, करूँ? नहीं बोल रहा अभी, हाँ चल भाग रहे, तेरे से कौन पूछ रहा? इक्वी पोटेंशियल सरफेस, अब ध्यान दो रे, हो गया बस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, अब अपने को इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस एनालिसिस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस एनालिसिस पढ़ेंगे हम पहले, फिर उसके बाद रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। तो इसके 2 सब टॉपिक्स है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में है और एक आपको है उसके बारे में रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। स्टेट बोर्ड में आपको ये दे सकता है ऐसा, राइट अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑन या डिस्क्राइब इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक्सप्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसा आपको पूछ सकता है ना। कुछ खास नहीं, बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। चलो देखते हैं क्या है। टू 6.1 पहला, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे एन इक्विपोटेंशियल सरफेस is a surface with a constant value of potential at all points on the surface. तो देखो बेटा, यहां पे अगर सपोज करो मैं एक पॉइंट चार्ज लेता हूं से क्यू, और मैं कहूंगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पी लिया विच इज एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर, है ना, और मैं ये जानना चाहता हूं इस पॉइंट चार्ज के वजह से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। आप कहेंगे सर वो तो बहुत आसान है, 1/4πε0 Q/R, है ना, Q तो कांस्टेंट है। अगर मैं R को कांस्टेंट रखूं, तुमको नहीं लगता अगर कोई R वैल्यू फिक्स अगर मैं रख दूं कि भाई 10 सेंटीमीटर, R की वैल्यू को मैं फिक्स कर दूं, कितनी बार बोल दिया मैंने, 10 सेंटीमीटर। अगर तुमने R की वैल्यू को फिक्स कर दिए तो डोंट यू थिंक कि V की वैल्यू भी फिक्स हो जाएगी, है कि नहीं। मतलब अगर मैं ये पॉइंट P लेता हूं इस जगह पे विच इज एट ए डिस्टेंस स्मॉल r, यहां पोटेंशियल अगर कैपिटल V है, तो दूसरा पॉइंट अगर मैं P डैश कुछ लूं ऐसा, है ना, इसका भी डिस्टेंस स्मॉल r है, तो वो भी क्या है, पोटेंशियल क्या होगा, V ही रहेगा। अगर कोई तीसरा पॉइंट लेता हूं मैं
मान लो P3 करके यहाँ पे, ये P1, ये P2, ये P3, ये भी डिस्टेंस r पे है ना। और ये पॉइंट को अगर मैं यहाँ पर देखूंगा कि भैया ये पॉइंट का पोटेंशियल क्या आएगा, तो वो भी क्या आएगा, वही आएगा 1/4πε0 Q/r, या जिसको अपन V से बोलेंगे अपन, वही आएगा। ऐसे कितने पॉइंट्स है, तो बोले अरबों है, अनगिनत पॉइंट्स है ऐसे। अगर इन सभी पॉइंट्स को मैं जोड़ दूं इस मामले में, तो वो कौन सा शेप ले लेंगे, सर्कल नहीं, स्फेरिकल शेप ले लेंगे। एक स्फीयर बॉल के जैसा एक शेप ले लेगा ना भाई। वो तुम सिर्फ ऐसा क्यों देख रहे, सामने से नहीं आएगा क्या, वो सामने का डिस्टेंस r नहीं ले सकते क्या तुम, वो भी तो लेंगे ना, ऐसा 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 सब। तो सभी पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्फेरिकल शेप ले लेगा। समझ में आया। अब उस स्फीयर के हर एक पॉइंट पर, स्फीयर के हर एक पॉइंट पर ये हर जगह पे पोटेंशियल कैसा है, सेम है। पोटेंशियल कैसा है, सेम है। अब अगर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, तो इस पूरे सरफेस को मैं क्या बोल सकता, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि ये डिस्टेंस r के लिए, हाँ इस डिस्टेंस r के लिए ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। अगर मैं कोई और डिस्टेंस लेता हूँ, से r डैश ले लिया मैंने, तो बड़ा है जो r से, तो ये इसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो जाएगा, है ना। छोटा ले लेता हूँ r', तो ये इसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो जाएगा, है ना। ये हर पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा मिलने वाला है आपको, सेम मिलने वाला है। उसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। आई बात समझ में आपको, है ना। अब अगर आपने देखा यहाँ पर, अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस बनाता हूँ, तो तुमको मालूम है वो रेडियली बाहर निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस। अरे हाँ या ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी बाहर निकलती ना कि कुछ अलग तरीके से निकलती। हाँ, पॉइंट चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है, ऐसी निकलता ना, ये ऐसा कुछ निकलता क्या, लहराते हुए नाचते हुए, नहीं ना बाबा, वो तो सीधी सीधी जाती है रेडियली आउटवर्ड्स। तो मैं कहूँगा देख, पॉइंट चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स, अगर नेगेटिव चार्ज रहा तो रेडियली इनवर्ड्स, चाहे रेडियली आउटवर्ड्स हो चाहे रेडियली इनवर्ड्स हो। तुमको नहीं लगता ये लाइन परपेंडिकुलर आ रही सरफेस पर? अरे हाँ या ना। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो अंदर एरो जाता, पॉजिटिव चार्ज है इसीलिए वो एरो बाहर की तरफ है। अरे समझा कि नहीं समझा। अगर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे यूँ बाहर निकलती ना, तो इसीलिए ये लाइन ऐसी निकली, ऐसी निकली, ऐसी निकली। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर एंटर होती, तो ये लाइन ऐसी आती, है ना। ये नेगेटिव चार्ज, ये लाइन ऐसा ऐसा ऐसा, है ना। और आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऐसा। चाहे लाइन बाहर निकले चाहे लाइन अंदर आए, तुमको नहीं नजर आ रहा कि सरफेस पे वो कैसी आ रही, परपेंडिकुलर आ रही। तो इससे क्या साबित हो रहा कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है ना। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस को कैसी होती है बेटा, परपेंडिकुलर होती है ना। अब ऐसा है कि चाहे कोई भी हो, जैसा कि तो चलो पॉइंट चार्ज था, तो भैया आपने देखा स्फेरिकल इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। अगर तुम्हारे पास लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, ये देखो ये ऐसा है ना, इस तरह से है लाइन, उस पर पूरा चार्ज है, तो इस पे जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनेगा सिलेंड्रिकल बनेगा। पॉइंट चार्ज है तो स्फेरिकल बना, है ना, इस पे रहेगा सिलेंड्रिकल। और अगर सपोज करो आपके पास मान लो एक प्लेट है, चार्ज प्लेट है, मान लो इस तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट है पूरी, यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस भरा पड़ा हुआ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जाएगी, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऐसा रेक्टेंगुलर प्लेट के फॉर्म में रहेगा, है कि नहीं। इन वॉट एवर केस, चाहे लाइन चार्ज हो, चाहे पॉइंट चार्ज हो, या फिर चाहे स्क्वायर चार्ज प्लेट हो, इन वॉट एवर केस इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्वी पोटेंशियल सरफेस, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे। उनके बीच में का एंगल क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, है ना। नीट में आ चुका है 2 साल पहले क्वेश्चन ये कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन इक्वी पोटेंशियल सरफेस एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, है ना। ये पॉइंट याद रखिएगा। आई बात समझ में आपको। तो ये पॉइंट यहाँ पर हमारा हुआ इक्वी पोटेंशियल सरफेस को लेकर। जस्ट अ मोमेंट, ठीक है।
फिर अगर मैं यहाँ जैसा बोर्ड में हमको दिया है कि कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करके बताना है हमको, जैसे एक डायपोल के बारे में, और फिर उसके बाद सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस के बारे में। देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ डायपोल। देखो आप ये डायरेक्ट इसके बाद ये लिख दो पॉइंट, है ना, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए था, हालांकि ये मैंने नोट्स में दिया हुआ है डिटेल में, तो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से थोड़ा बहुत आपको लिखना पड़ेगा, मगर अभी जो अपने नीट के हिसाब से एसेंशियल पॉइंट है वो और अभी आने वाला जो फॉर अ डायपोल, ऑफ अ डायपोल। तो देखो भैया, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, ये डायपोल बन रहे मिलकर एक, ठीक है। तो मैं क्या देखता हूँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ ऐसा बनता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से, ये है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। थोड़ा इलिप्टिकल बनाना, मेरा पता नहीं कौन सा शेप बना, इक्विपोटेंशियल सरफेस, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से इमर्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज से, एंड कहाँ होती है, नेगेटिव चार्ज पे। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से एंड होकर नेगेटिव चार्ज पे जा रही है, ठीक है। और ये देखो, ये हमेशा ये ज़रूरी होना, देखो परपेंडिकुलर आना चाहिए यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस को, कहीं थोड़ा बहुत होगा एरर, तो मैटर नहीं करता, ठीक है। और इसी तरह से सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, इस तरह से 2 पॉइंट चार्जेस रहेंगे, है ना। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके बीच में रिपल्शन होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से जाएगी बाहर, दूर भागती है एक दूसरे से। अब देखने वाली बात यह है, आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में काफ़ी नज़दीक है, और यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर है, दोनों में देखो, डायपोल में भी और सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस में भी। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इस बात का इंडिकेशन है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी वहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस नज़दीक होंगे। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, वहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर होंगे, है ना। मान लो कि हर इक्विपोटेंशियल सरफेस में 10 वोल्ट का फ़र्क है, कितने का, 10 वोल्ट का फ़र्क है ना। आप आगे गएंगे 10 वोल्ट का फ़र्क मिल जाएगा, आप आगे जाएंगे 10 वोल्टेज का फ़र्क मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये सरफेस पे आया है, कितना वोल्टेज है, 10 वोल्ट, अगले सरफेस पे कितना आएगा, 20, ये सरफेस पे कितना है, 30। तो आपको क्या नज़र आ रहा है, हर सरफेस पे कितने का फ़र्क आया, 10 का 10 का 10 का, है ना। तो देखो तुमको जल्दी मिल जाएगा फ़र्क यहाँ पे, है कि नहीं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस साइड में, अरे तो बहुत दूर जाना पड़ रहा 10 वोल्ट के फ़र्क के लिए, है ना। ये मैथमेटिकली थोड़ी देर में प्रूफ करके दिखाएंगे अपन, ठीक है। अभी इतना लिख लो,
चलिए, अब आगे का जो मैं पॉइंट यहां पर लूंगा, अगला मैं यहां देखूंगा, इट विल बी अबाउट वर्क डन इन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऑन आना चाहिए, नॉट ऑन। वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, मैंने एक चार्ज ले लिया, कोई भी एक टेस्ट चार्ज करके मैं लेता हूं, से प्लस क्यू। इसके अतराफ ये जो मैं बना रहा हूं, ये क्या है बेटा, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस है। मैं इस जगह पे पॉइंट P से पॉइंट कैपिटल Q पे जाने वाला हूं। एक 1 कूलम के, चलो ठीक है लिख लो, तुम्हारा हुआ नहीं, पहले लिख लो पहले अमजद, और ये पकड़ो, इसमें इंक डाल दो, ठीक है ना, फिर रहने दो ना। तो उनके तुम पेरेंट्स को कॉल कर दो ना सीधा, मैं बोल रहा ना, मैंने क्या बोला तुमको, तुम उनसे पूछ रहे क्यों, तुम उनके पेरेंट्स को कॉल करो, बता दो ऐसा ऐसा हुआ, और ये भी बताओ कि वो क्या कर रहे बातें। मैं आवाज दे रहा मोबाइल मेरा। चलो हुआ। तो जैसे कि हमने कहा कि मैं ये बात कर रहा हूं कि ये मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है और ये उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यहां पर 2 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं आपके पास, P और Q। मैंने एक यूनिट टेस्ट चार्ज को, यानी जिसकी वैल्यू क्या है 1 कूलम, उसको मैंने यहां से यहां लेके गया, P से Q पे लेकर गया। इस प्रोसेस में वर्क डन क्या रहेगा? वैसे अगर चार्ज Q को मैं लेकर जाता तो उस प्रोसेस में वर्क डन होता VQ माइनस VP, है ना। अगर किसी Q चार्ज को मैं वहां से वहां लेके जाता, सॉरी ये भी Q है, कैपिटल Q डालता हूं, चलो, अगर मैं कैपिटल Q चार्ज को यहां से यहां लेके जाता तो वर्क डन क्या होता आपका VQ माइनस VP। ये अपन ने पहले ही सॉल्व करे, सबसे पहले अपन ने ये देखे थे, वर्क डन का इक्वेशन बनाए थे अपन ने, है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स का। तो अब अगर ऐसा है कि चलो ठीक है, माना वर्क डन का ये फॉर्मूला आएगा, बट हमने क्या देखा, VQ इज इक्वल्स टू VP। पॉइंट P और पॉइंट Q पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो तो कैसा है, सेम है। अगर पॉइंट Q और पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हुआ तो भैया आप कहेंगे कि वर्क डन तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो वर्क डन ये हमारे से ये क्या बात समझ में आती है कि इसमें ये बात समझ में आती है, इफ अ चार्ज, देखो इफ अ चार्ज इज डिस्प्लेस्ड, अगर किसी चार्ज को डिस्प्लेस किया जाता है ना, अलोंग द इक्वी पोटेंशियल सरफेस, अगर किसी चार्ज को डिस्प्लेस किया जाता है अलोंग द इक्वी पोटेंशियल सरफेस, देन वर्क डन इज 0। तो उसका वर्क डन क्या रहेगा बेटा, 0 रहेगा, है ना। हालांकि यहाँ पर ये Q कूलम के चार्ज के लिए था, अगर मैं बोलता 1 कूलम के लिए चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या बनता, 1 VQ माइनस VP, है ना। चाहे कुछ भी हो, Q रखो, 1 रखो, कुछ भी रखो। अरे 1 कूलम के चार्ज को छोड़ा, आप अगर कितने भी कूलम का चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके जाओगे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो वर्क डन क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, है ना, क्योंकि पोटेंशियल तो कैसा होता है, सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो यहां पे, जब मैं यहां से यहां लेके जा रहा हूं, इमेजिन करो कि मैंने छोटा सा सीधा सीधा डिस्टेंस कवर किया dx, छोटा सा डिस्टेंस dx कवर किया, तो इस प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा, आप लिखेंगे सर dw इज इक्वल टू f इंटू dx, है ना, dw इज इक्वल टू f इंटू dx, या वेक्टर f डॉट वेक्टर dx, वैसे सही तरह से लिखना चाहिए, वेक्टर f डॉट वेक्टर dx, जिसको मैं लिख सकता हूं f इंटू डी एक्स कॉस थीटा,
अब F का फॉर्मूला क्या होता? Q इंटू ई, है ना, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। मगर जिस चार्ज को आप इसके सरफेस पे लेकर जा रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है? 1 कूलम। ये स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। तो भाई उसकी वैल्यू कितनी है? 1 कूलम। कैपिटल Q की वैल्यू कितनी है? 1 कूलम है। तो यहाँ पर F किसके बराबर हो जाएगा? E के बराबर। तो फिर मैं लिख सकता हूँ dW इज इक्वल्स टू F की जगह E लिखो dx इंटू कॉस थीटा। dx बोले तो क्या है? डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा ठीक है, अब मैंने कहा कि देखो अभी ताज़ा खबर है, हम लोग ने अभी ढूंढ के निकाला। अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ट्रैवल करते हैं तो वर्क डन क्या होता है? 0। तो मतलब ये तो भैया 0 आ जाएगा, E इंटू डी एक्स कॉस थीटा। ओके, और अगर ये 0 हो गया, इसको उधर लेके जाओ तो 0 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, है ना, 0 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ? थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 डिग्री बोले तो किसके बीच में का एंगल हुआ? E और dx के बीच में का। E बोले तो क्या? यहाँ से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। dx बोले तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग इक्विपोटेंशियल सरफेस। dx का वही डायरेक्शन है जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का है ना। तो E और dx के बीच का एंगल मतलब E और पोटेंशियल सरफेस के बीच में का एंगल। तो ये एक मैथमेटिकल प्रूफ आया कि हाँ भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच का एंगल क्या रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। एनसीईआरटी में ऐसा प्रूफ नहीं है। एनसीईआरटी में सिर्फ थ्योरेटिकल बोला हुआ है कि लॉजिकली उन्होंने बताया समझा के। एनसीईआरटी में ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, ये प्रूफ सिर्फ स्टेट बोर्ड में है। तो ये स्टेट बोर्ड के हिसाब से थोड़ा इंपॉर्टेंट है पॉइंट आपका। किससे बात हुई तुम्हारी? बात किससे हुई? क्या ये नबी? हाँ, तुम स्टूडेंट है कि गुंडे गए हो यहाँ पर? देखो तुमको लग रहा, ठीक है तुम जाओ, तुम करो अपना काम करो। दरवाजा बैठो, तुम बैठो, दरवाजा बंद करो, बैठो। दो मिनट मैं कैमरा ऑफ करता हूँ, ये बाकी लोगों के लिए कुछ